इस बुक में मैं पढ़ रहा था, आपको कई बार आप ऐसी सिचुएशन में थे जब आपकी लाइफ डेंजर में थी। एक बार पुलिस ही अगेंस्ट हो गई थी और एक बार आप किसी गली में गए थे। तो सर वो उस टाइम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप फिर भी पीछे नहीं हटते हैं, आप फिर भी आगे चलते हो, आप इट्स योर ड्यूटी, बट वो थॉट प्रोसेस क्या रहता है आपके दिमाग में? पता नहीं ये मजबूरी है या वो एक मेंटल मेकअप है, नौकरी करते करते हो जाता है। मजबूरी में इसलिए कहूँगा कि अगर फोर्स देखता है कि लीडर भाग गया या लीडर पीछे हट गया, तो फोर्स की साइके जो है वो बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। फिर फोर्स का रिएक्शन भी सही नहीं हो पाता है। तो ये अच्छा है कि लीडर आगे रहे और थोड़ा बहुत उसको फिजिकल इंजरी भी हो जाए, वो बेहतर है। और अगर वो वहाँ से भाग जाता है दुम दबा के, तो बाकी लोग क्यों काम करेंगे? माई ओन फीलिंग इज दैट मेनी ऑफ दीज गुरुज have failed us. Many of these Maulanas have failed us. Many of these preachers have failed us. But telling us a very narrow vision of what humanity is all about. मेरा तो ये मानना है ह्यूमैनिटी में तो रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ, रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन, रिलेशनशिप ऑफ डूइंग इट टुगेदर एज कोऑपरेशन इज, वो सब करना इसकी इम्पोर्टेंस है। रिलीजन ये क्यों सिखाएगा कि यार जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा उसको गोली मार दो? Alright, 3, 2, 1, let's go. Alok Lal sir, welcome back to the Small Town Show. Thank you, Akshay. It's so nice to be here again. And the conversation we had last time, wasn't it very invigorating? Yeah. Kept me in a state of thinking for some time. Yeah. Because when good questions are put to you, you always want to go back and maybe sometimes think that was that the right answer. So very nice. Thank you. जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपके जो जितने एक्सपीरियंस हैं हम लोग एक पॉडकास्ट में सम अप नहीं कर सकते हैं, तो फिर से आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आज का सर हमारा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हम रिलीजन के बारे में बात करने वाले हैं और रिलीजन से जो गलत काम होते हैं रिलीजन के नाम पे उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग रिलीजन को यूज़ करते हैं अपने काम करवाने के लिए, हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? रिलीजन अपने आप में जो टीचिंग्स करते हैं सभी रिलीजन्स, उसमें एक थ्रेड है जो सब में रन करता है, वो ये है कि शांति होनी चाहिए, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा। बहुत अच्छी बात है। और ये बात अलग है कि आप किसको खुदा मानते हैं, किसको भगवान मानते हैं, किसको गॉड मानते हैं जी। और किस तरह से आप उस तक पहुंचने का अपना ज़रिया बनाते हैं। मुझे लगता है रिलीजन का तो यही मतलब है कि आपका एक स्टैंडर्ड है जिसको आप अचीव करने की कोशिश करते हैं, और वो स्टैंडर्ड हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में है, या टेक्स्ट नहीं है तो वर्बली हमें बताया जाता है। तो अपने आप में फंडामेंटली तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बुक मर्डर इन द वायलेंस, सर ये आपने और मानस ने बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट करी है। जो आपने गंगा जमुना वाला जो चैप्टर है, जब आपने बताया कि शिव जी के जटाओं से होते हुए गंगा जी धरती पे आई थी, और एक गंगा जमुनी तहजीब के बारे में आपने बात करी है। तो सर मैं चाहता हूँ आप गंगा नदी के बारे में आप बताएं कि वो क्या आपके लिए सिग्निफिकेंस रखती है, और ये गंगा जमुनी तहजीब क्या है? देखिए, ऐसा है कि वो जो कहानी है कि आकाश से गंगा उतरी और उनको शिव जी के जटाओं में पहले जकड़ा गया और उसके बाद वो ज़मीन पर उतरी, क्योंकि जैसा कि किताब में आपने पढ़ा होगा, गंगा माँ जो थी उन्होंने बताया भगीरथ को कि अगर मैं एक साथ आकर ज़मीन पर गिर गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ज़मीन सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। तो भगवान शिव के पास जब भागीरथ गए तो उन्होंने कहा, खड़े होकर प्लीज़ हमारे लिए मदद कर दीजिए। तो शिव जी ने फाइनली काफ़ी कोशिश के बाद, एक बहुत लंबी तपस्या के बाद
कहा जाता है कि वो 1000 वर्ष तक भागीरथ एक पैर पे खड़े रहे जी और तब जाकर शिव जी तैयार हुए। ये कहानी सिर्फ एक कहानी हो सकती है, मुझे इसमें सच्चाई, जब पोइट्स कोई बात करते हैं, पोइट्स, जी तो ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि वास्तव में हो ही नहीं सकती, लेकिन उसका मीनिंग बड़ा गहरा होता है। जी हो सकता है कि इसका रेफरेंस उस चीज़ में हो कि गंगा का एक साथ इतना सारा पानी अगर आ जाता है, जैसा कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है, जी तो उससे बड़ी तबाही होती है। ज़्यादा बारिश हो जाती है और बहुत तेज़ी से पानी किसी भी नदी में आ जाए, गंगा हो या कोई भी नदी हो, वो बहुत नुकसान कर देती है। तो अगर उसको कंट्रोल तरीके से छोड़ा जाए पानी को, और अगर कोई ऐसा मेथड आ जाए जी कि हम पानी को कंट्रोल कर सकें, तो वही शायद कुछ असलियत में रहा होगा कि भागीरथ कोई बहुत अच्छे इरिगेशन इंजीनियर होंगे और उन्होंने एक ये काम सौंप दिया किसी बहुत काबिल, बहुत बड़े पुरुष को, जी वो शायद हम शिव जी के रूप में जानते हैं। जी जी अब ये तो खैर कहानी है, लेकिन कहा सच्ची जाता है बात ये है कि कि गंगा, जैसे मैंने उसमें लिखा भी है, गंगा ग्लेशियर से उपजती है, वहाँ से पानी पिघलता है और वो नीचे बहकर आता है। ग्रेविटी का नियम ये है कि वो नीचे ही बहेगा, जी तो वो नीचे बहकर जहाँ जगह मिलती है वहाँ से निकलता है, जहाँ जगह नहीं होती है वो बना रहता है। जी इसी तरह से नदियाँ बनती हैं। जी गंगा की क्या सिग्निफिकेंस है? गंगा की सिग्निफिकेंस ये है कि गंगा की वजह से millions of people have found their lives, you know, and not just because water is there, but also because it gives so much of fertility to the land. इतने लोगों को उसमें खाने पीने का सामान मिलता है, उस पानी के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ बताते हैं, बहुत गुण हैं, उसकी वजह से भी फ़ायदे लोगों को होते हैं। और फिर इसकी ओवर द ईयर्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हम लोगों को बताई गई। तो कहने का मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मदर नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, वो बहुत बड़े हमारे लिए, आई डोंट नो इफ वी डिज़र्व देम और नॉट, क्योंकि जिस तरह से हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं। बिल्कुल उसके बावजूद हम उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते। तो गंगा के आसपास जब भी मैं जाता हूँ, एक तो उसकी जो फिज़िकल ब्यूटी है बहुत ही mesmerizing है। दूसरा, आई गो बैक टू द faith that people have in Ganga. There are rivers and there are more rivers, there are thousands of rivers. Yet people have a certain affinity to Ganga. जी बल्कि जो साउथ की नदियाँ हैं वो भी बहुत मैग्निफिसेंट हैं, और वहाँ के लोग जब जाते हैं तो उसको वहीं के गंगा मान के ही वो स्नान करते हैं, उसको गंगा ही कहते हैं लोकली। कई सारी नदियाँ हमारी छोटी बड़ी हैं जिनका नाम कुछ ना कुछ गंगा रखा हुआ है। तो गंगा की सिग्निफिकेंस ये है कि वो हमारे जनमानस में एक तरह से वो जगह बनाती है जो माँ की जगह होती है, जिसकी बड़ी इज्जत करते हैं। जब भी गंगा के आसपास जाते हैं ये बात हमेशा दिमाग में रहती है कि इसने कितना कुछ दिया है हमें। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले कहा, वो भी याद आता है कि हम लोग न सिर्फ गंगा के साथ बल्कि पूरे नेचर के साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली मैं ऋषिकेश गया था, बहुत बुरे हाल है सर गंगा के। लोग वहीं पे मैगी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, और वहीं पे कुछ लोग तो वहीं छोड़ दे रहे हैं, वो बह के जा रहे आपने हैं। इसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा, गंगा पुत्र। जी 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 तो वो जो गंगा पुत्र हैं उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक एनजीओ के लिए काम भी किया एक था। रैली भी निकाली थी आप लोगों ने। सॉरी, एक रैली निकाली थी आपने उनके रैली साथ मिलकर। निकाली जी थी और उसके बाद कई तरह के रिएक्शंस हुए जी, थे, वो जी, आपने जी। पढ़ा होगा। तो कहना ये है कि गंगा से जो हमारा लगाव है बचपन से ही है, और वो कभी कम नहीं हो पाया। बल्कि जैसे जैसे हम उसके साथ जो विनाश हो रहा है वो देखते हैं, उसके नाम पर जो इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि हम उसको साफ कर देंगे, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन गंगा तो लगातार ख़राब ही होती जा रही है। और ये सिर्फ उसकी महानता है कि आज हमारे बीच में है, अलाइव है, जी लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं कब तक अलाइव रह पाएगी पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बहुत खूबसूरत बात इसमें लिखी है, गंगा जमुनी तहजीब, वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर? हाँ, ऐसा है,
ये जहाँ से भी आया उसका मेन वजह ये है कि दो स्ट्रीम्स हैं जी। एक यमुना है विच इज स्लाइटली वेस्ट ऑफ गंगा, एक गंगा है। ये दोनों जाकर प्रयाग में मिल जाती हैं। जब प्रयाग में मिलती हैं उसके बाद जो रूप निकलता है उसको भी गंगा मानते हैं। तो इन अ वे द आइडेंटिटी ऑफ वन मर्जेस विद द अदर, तो वो दोनों एक होकर बहने लगती हैं फिर आगे। गंगा जमनी तहजीब का मतलब यही है कि अगर एक से ज़्यादा आइडेंटिटी के लोग हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, वी आर वेरी रिच इन दिस रिस्पेक्ट, वेरी लकी ऑल्सो कि हमारे कोई एक पहचान नहीं है। रिलीजियस पहचान बहुत सारी हैं, कल्चर्स अलग अलग उपजे हुए हैं, उसमें से बहुत सी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ हैं, और लैंग्वेज के अंदर भी जो डायलेक्ट्स होते हैं वो भी पग पग पे बदलते रहते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं ये जब मिलकर एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाती हैं, जी। वही भारत का स्वरूप है, जी। वही इंडिया का आइडिया है मेरे दिमाग में। वाह। वही गंगा जमनी तहजीब है कि गंगा और जमुना मिलकर जिस तरह से एक हो जाते हैं, वैसे कोई भी दो से ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस, कल्चर्स, रिलीजन्स, communities, they can all come together to form the beauty like India, anywhere. और बहुत सारी कंट्रीज में ये वाला जो एक्सपीरियंस है नहीं हुआ उनको। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने शायद कोशिश की होगी या ये ख्वाब देखा होगा कि एक से ज़्यादा कल्चर साथ रह सकें, लेकिन नहीं रह पाए, लड़ते रहते हैं। अभी तक कई कंट्रीज हैं जिनमें वो डिवाइडेड सा चल रहा है। तो कोई रोमन कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, तो वो साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं। इस सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि वी आर सो लकी कि हमारी ट्रेडिशन ये है जो इसमें मैंने लिखा है, कि जिसमें वो हर भक्ति रस में डूबे हुए, वो चाहे जिस भी रिलीजन के हों, वो सब मिलके एक साथ बैठ के कुछ हमें दे सकते हैं। If we are looking for any positive input from people, we can get from these people. ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो मतलब नदी हमको यही सिखा रही है कि हम कहीं से भी आ रहे हैं, हम हैं तो एक ही। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये कानपुर में कहा जाता है शायद गंगा जमुनी तहजीब, राइट? या नहीं, गंगा जमुनी तहजीब तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। ओके। ये पूरे हिंदुस्तान में और जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती है गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं इसको। जी। तो सर आप कानपुर पहुँचे और आपकी बुक पढ़ते हुए ना मैंने बाराबंकी नार्कोस भी पढ़ी थी और ये भी पढ़ी, तो मुझे ना आपकी बुक में अब फ़ोन कॉल का इंतज़ार होने लग गया आप, क्योंकि लास्ट बाराबंकी नार्कोस में आपको एक फ़ोन कॉल आई थी माफिया की जो आपको रिश्वत दे रहा था। इसमें आपको जैसे आप एज अ DIG कानपुर पहुँचे तो आपको आपके सीनियर की कॉल आई विद अ वार्निंग कि आप वो हमारे सीनियर थे, उनका नाम मैंने इसमें शायद नहीं लिखा है। मैं मानस से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग नाम अवॉइड कर लेते हैं। अच्छा। तो मानस की बात मानते हुए मैंने उनका नाम नहीं लिखा। वो उनका नाम था अजय राज शर्मा। वो खुद भी ऑथर हैं, वहाँ नोएडा में रहते हैं। और वो मेरे बॉस थे जब मैं बाराबंकी में SP था, तो वो मेरे DIG थे। उसमें नाम लिखा उस किताब में। ओके। और जब मेरी ये पोस्टिंग हुई तो वो बड़ा प्राउड फील किया उन्होंने, क्योंकि उनके साथ मैंने काम सीखा था। तो उन्हें ये लगा कि ही मस्ट कंग्रेचुलेट मी, क्योंकि ये बड़ी की पोस्टिंग थी, बहुत कवेटेड पोस्टिंग मानी जाती थी UP में, DIG कानपुर की। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया टू कंग्रेचुलेट मी, साथ ही साथ ये वार्न भी किया कि इस वक्त न सिर्फ UP में बल्कि इन द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इन मैनी वेज इन द एंटायर कंट्री, कानपुर was the most sensitive city from the communal angle। तो उन्होंने मुझे वार्न करके भेजा था। किताब में आपने पढ़ा भी होगा कि मैं गया था उससे पहले वो बहुत बड़ा राइट हो चुका था, जिसमें कम से कम 250 लोग मरे थे। अखबारों के रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 250 लोग। वहाँ के लोगों की राय ये है, कहना ये था कि इससे कहीं ज़्यादा लोग मरे थे। तो इतने बड़े राइट्स वहाँ हो चुके थे। आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर जब आपको कानपुर की पोस्टिंग मिली थी? कानपुर में मेरी ये पहली पोस्टिंग नहीं थी। मेरी ट्रेनिंग व्हेन आई एंटर्ड द इंडियन पुलिस सर्विस UP काडर, तो जो हमारी ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है उसके लिए मुझे कानपुर में पोस्ट किया गया था। तो पहला
तो उससे मेरा ये लगाव था कानपुर से। जी दूसरा ये कि जब मेरी शादी हुई जी। तब मेरी वाइफ वहीं रहती थी, ओह वाह। तो वो मेरी ससुराल भी था। तो जाहिर है पर्सनल एंगल पर भी जी कानपुर से मुझे काफ़ी जी। लगाव था। कानपुर एक बड़ा एक ज़माने में खूबसूरत शहर रहा होगा। अब तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से और जिस तरह का डेवलपमेंट सभी शहरों का हुआ है, अपने खुद देहरादून को जी देख जी जी लीजिए जी बिल्कुल। कितना बदल गया तो है। और वो देहरादून जो आज से 50 साल बिल्कुल पहले था उससे पहचान नहीं सकते, वैसा ही वहाँ भी हो गया था। बहुत भीड़ थी, बहुत कुछ था। तो मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी, तो मुझे बहुत एरियाज बहुत अच्छे लगते थे। उनमें से एक वो एरिया भी जहाँ मेरा ऑफिशियल रेजिडेंस था, जी। बहुत खूबसूरत एरिया, गंगा किनारे। हम्म, इसीलिए उस पोस्टिंग को अक्सर लोग बहुत कवेटेड मानते थे जी कि न सिर्फ वो गंगा किनारे खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसके अक्रॉस जब गंगा से स्टीमर्स आते थे जी तब उन्नाव साइड से जो लोग कानपुर आते थे उन्हें बाई स्टीमर आना पड़ता था, बाई बोट आना पड़ता था। देयर वाज नो ब्रिज देन। हम्म, तो उसी घर के पास ही उसका जो है वो बंदरगाह था जहाँ वो उतरते थे जी लोग आकर, बिल्कुल नज़दीक में। हम्म, तो वो जगह बड़ी इम्पोर्टेंट थी उस ज़माने में। जी तो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, सब लोग पहले के भी लोग बताते हैं, उस ज़माने की फ़ोटोग्राफ भी हैं जो ब्लैक एंड वाइट स्केच टाइप की जो जी फ़ोटोज़ जी जी। होती थी, वो भी हैं उसकी। वाह। तो जी, आप जब पहुंचे थे तो आपको जो माहौल मिला आपकी पहली विजिट से और दूसरी विजिट में बहुत फर्क होगा। फ़र्क आ गया और क्योंकि क्या चल रहा था आपके दिमाग तो जो मैंने कंट्रास्ट देखा वो मेनली इसी वजह से था में? कि जब मैं एज ए एएसपी अंडर ट्रेनिंग गया, वो दैट वाज इन 1977, हम्म और जब मैं वहाँ पर डीआईजी बनकर गया, दैट वाज इन 1993-94, तो चेंजेस जो आए थे उसमें सबसे बड़ा चेंज कम्युनल डिवाइड को लेकर आया था। हम्म 1977 में होली भी होती थी, ईद भी होती थी, सब कुछ होता था, उस तरह का तनाव महसूस नहीं होता था। 1993-94 तक आते आते एक तो बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा एक इवेंट हो चुका था, और पूरी देश की पॉलिटिक्स। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट था वो एक सिंगल इंसिडेंट नहीं था, जी उसकी वजह से हमारा देश उसके बाद बदल ही गया। ये ऐसा है जैसे कोई नदी बह रही है, उसका कोर्स ऑफ द रिवर हैज बीन सडनली चेंज टू समथिंग एल्स। बिल्कुल कंप्लीटली एटीट्यूडनल चेंज आया हम लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग में, और ये समझ में आया कि इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट अ डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज़ टू विन वोट्स। तो जो 1992 का इंसिडेंट है, दिसंबर 1992, 6 दिसंबर, उसका जो असर है वो शुरू हो चुका था। पॉलिटिक्स भी उसी तरह की शुरू हो चुकी थी, डिवाइड करने वाली। तो तब तक टेंशन होने लगा था त्योहारों पर, और हर वक्त ये लगता था कि कभी भी कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा हो सकता है। दिस वॉज द बिग जी। डिफरेंस। तो आपको क्या लगता है कि कानपुर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों हुआ बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन से? क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है या और एक तो बिल्कुल सही है कि जी इट्स अ वेरी थिकली पॉपुलेटेड सिटी, और पर स्क्वायर किलोमीटर्स जो वहाँ पर डेंसिटी है वो बहुत हाई है। चूँकि वहाँ पर ज़िंदगी चलाने के लिए हिंदू मुसलमान सब साथ ही रहते हैं, तो कई ऐसे इंटरफेस एरियाज़ हैं जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी आसपास रहते हैं। तो अगर कोई उनको आपस में भिड़ाना भी चाहे तो उसके लिए मसाला मौजूद है, लोग हैं, जी और सब लोग कंस्ट्रक्टिवली सोच तो नहीं सकते, एनालिसिस की पावर सब में तो होती नहीं है। ये समझ पाना कि कोई आदमी मुझसे ऐसा क्यों कह रहा जी है, वो हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है जिसके ऊपर की बातें हमें समझ में नहीं आती। कुछ और लोगों को हो सकता है किसी और इंटेलेक्चुअल लेवल पर वो वाली प्रॉब्लम होती हो जो हम लोगों को इस लेवल पर हो रही है। तो समझ नहीं आती बात। जो आदमी हमसे कह रहा है कि आपस में लड़ो,
फला टाइम पर फला चीज़ हुई थी, अन्याय हुआ था तो आज उसका हमें बदला लेना है जैसी बात। तो उस टाइम में जो हुआ था उसका बदला आज अगर हम लेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। और जो ये चीज़ें बोल रहा है करने को वो खुद प्रेजेंट नहीं रहता ज़्यादातर। ये बात आपने देखा जी। होगा, एक एनालिसिस दिया हुआ है कि बहुत से लोग मर्सिनरीज की तरह काम करते हैं। अगर आप किसी एक पार्टी के हैं और आपको वोट जीतने के लिए कुछ कराना है तो उनके रेट्स होते हैं, आप दीजिए उनको, उनसे कराइए। उनकी एक्सपर्टीज़ अलग अलग तरह की है। वो उसमें लिखा हुआ है कि कोई आग लगाने का काम करता है, कोई लोगों को पब्लिसाइज करके अलग अलग तरह के आइडियाज़ दिमाग में डालता है, कोई एक्चुअल वायलेंस शुरू कराता है, कुछ लोग एक्चुअल वायलेंस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब कोई आग लगाने पे उतारू है तो फायर ब्रिगेड्स कई बार कम पड़ जाती हैं। पुलिस में क्या माहौल था उस समय कानपुर की? उसमें भी मुस्लिम हिंदू में डिवीजन हो गया था? देखिए, पुलिस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस की जो लीडरशिप होती है वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल। अगर हमारा सिपाही, हमारा सब इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारी ये देखते हैं कि जो आईपीएस ऑफिसर उनको लीड कर रहा है उसका एटीट्यूड बैलेंस्ड है तो सब लोग बैलेंस पे काम करते हैं। आईपीएस ऑफिसर जो लीड कर रहा है उसकी अपनी फिलॉसफी क्या है उसको ताक पर रख देना चाहिए काम करते वक्त। उसकी फिलॉसफी मैटर नहीं करती है। उसका काम समाज के बीच में शांति बनाए रखना है। वो ना तो मुसलमान है ना हिंदू है, उसने खाकी वर्दी पहन रखी है और वो वर्दी ही उसका धर्म है, उसके हिसाब से काम करना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिवीज़न विद इन द रैंक्स होता है। अब कुछ भी हो सकता है विद इन द रैंक, कोई आदमी फीलिंग्स रख सकता है, लेकिन जब ये देखता है कि 10 में से वो इकलौता है जिसकी वो फीलिंग्स हैं तो वो भी वही करेगा जो बाकी 9 कर रहे हैं। तो लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है कि पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है किसी सिचुएशन में। आई एम ग्लैड कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वी could muster up a team which was almost entirely above all these feelings. Wow. And we could ensure that we were working evenly amongst the various communities. I don't think कि ये शिकायत हमारे बारे में उस टाइम के लिए हो सकती है। सर इस बुक में मैं पढ़ रहा था आपको कई बार आप ऐसी सिचुएशन में थे जब आपकी लाइफ डेंजर में थी। एक बार पुलिस ही अगेंस्ट हो गई थी और एक बार आप किसी गली में गए थे। तो सर वो उस टाइम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप फिर भी पीछे नहीं हटते हैं, आप फिर भी आगे ही चलते हो। आप इट्स योर ड्यूटी, बट वो थॉट प्रोसेस क्या रहता है आपके दिमाग में? पता नहीं मजबूरी है या वो एक मेंटल मेकअप है, नौकरी करते करते हो जाता है। मजबूरी में इसलिए कहूँगा कि अगर फोर्स देखता है कि लीडर भाग गया या लीडर पीछे हट गया तो फोर्स की साइके जो है वो बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। फिर फोर्स का रिएक्शन भी सही नहीं हो पाता है। तो ये अच्छा है कि लीडर आगे रहे और थोड़ा बहुत उसको फिजिकल इंजरी भी हो जाए वो बेहतर है। और अगर वो वहाँ से भाग जाता है दुम दबा के तो बाकी लोग क्यों काम करेंगे। तो एक तो ये बात है, ये तो मजबूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कभी भी ऐसी सिचुएशन में, चाहे मैं एएसपी था, चाहे एसपी था, चाहे डीआईजी था, इन सिचुएशन में जब कभी भी क्राउड को फेस करना पड़ा, सम और द अदर लेटर ऑन व्हेन आई थॉट अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, बाद में सोच कर तो लगता था यार ये बड़ी खतरनाक चीज़ थी। वहाँ मौके पर ये फीलिंग नहीं आती है। शायद इस तरह से ट्रेनिंग की वजह होगी या इस तरह से थॉट प्रोसेस रहा होगा। वो इंस्टिंक्ट पहला आपको वही आता है कि तो उस वक्त देखते रहे ये चीज़ ब्लंट हो जाती है। दिस रिस्पॉन्स टू फियर बिकम्स ब्लंटेड। फियर नहीं होता जी। और इसी फेयरलेसनेस के साथ आप कुछ ऐसे इलाकों में गए थे जहाँ पे पुलिस शायद बहुत सालों से ही नहीं गई थी, वो लोग खुद ही एक दूसरे की पुलिसिंग कर रहे थे। वो आपने एक सवाल पहले पूछा था कि क्या कानपुर में क्या बात थी जिसकी वजह से ये सब था। जी। तो कानपुर में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं
जहाँ पर काफ़ी क्रिमिनलिटी है, और अनफॉर्चुनेटली वो पॉकेट्स ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम्स के ज़्यादा लोग रहते हैं, बल्कि वो ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम एरिया है जहाँ वो जी। लोग रहते हैं। तो उसके बीच में जो क्रिमिनल्स थे उनके बीच में जाने में हमारे पुलिस वाले थोड़ा सा घबराते थे। यहाँ तक कि बिजली का मीटर, पानी का मीटर पर पढ़ने वाले जो लोग जाते थे वो भी बाहर बाहर से घूम के चले आते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि यहाँ पर अटैक हो सकता है। क्रिमिनल्स काफ़ी हैं, कानपुर काफ़ी क्रिमिनल शहर है, तो डर लगता था कि कहीं। एक आध बार ऐसी घटना भी हो गई थी कि आपस में क्लैशेस हो गए थे, जी। तो बहुत से लोग जाते नहीं थे। बल्कि मैं जब वहाँ पहुँचा था पोस्टिंग पे, तो मैंने जब पहली बार वहाँ जाने के लिए कहा, तो हमारे एसएसपी और हमारे और दूसरे ऑफिसर्स कह रहे थे कि सर वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ मत जाइए। मैंने कहा पिछली बार आप कब गए थे? तो मालूम पड़ा हमारे दूसरे अधिकारी भी थे जो कभी गए नहीं थे वहाँ पर। तो मैंने कहा चलिए हम लोग सब चलते हैं, वहाँ पिकनिक करेंगे। तो हम लोगों को लेकर गए वहाँ पर, और एक तो हम लोगों की वहाँ पर प्रेजेंस, जी। मुझे खुद, मैं जब देख रहा था इधर उधर लोगों को, औरतें बच्चे ऊपर आकर देख रहे थे कि ये कौन लोग आ गए हैं जो यहाँ पर घुसे चले आ रहे हैं। पहली बार पुलिस देखी। दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि मैं गया था और मेरे साथ और लोग भी थे और कुछ और लोग उनके साथ भी थे, कुल मिला के अच्छा खासा खाकी का प्रदर्शन था वहाँ पर। जी। तो वो नहीं होता था। मैं जब अंदर गया तो उस इलाके में जगह जगह पर पीएसी के कैंप लगे हुए थे। तो पीएसी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे व्यूअर्स को? प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी जी। जो होती है, जो यूपी की एक फोर्स है, यहाँ उत्तराखंड जी। में भी है। तो ये बटालियंस होती हैं, और एक बटालियन में करीब 1000 आदमी होते हैं, और जी। उनके अलग अलग कंपनीज बनी होती हैं। हर कंपनी में सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में तकरीबन 10 आदमी होते हैं। तो ये लोग जो हैं ये वहाँ पर ड्यूटी पे रहते थे, वहाँ तब्बू लगा रहता था। उन जगहों पर वहाँ पर जब ये रह सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते थे, मेरा क्वेश्चन ये था। तो जब जाना शुरू किया धीरे धीरे उन लोगों से भी जाकर मिल पाए, उनके साथ भी बैठ पाए, उनके दुख दर्द समझ सके कि उनको क्या मिल रहा है वहाँ पर, क्या नहीं मिल रहा है। उनको दूध की ज़रूरत है, दूध लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, फला ढेका सारी चीज़ें जो होती हैं। तो वो सब जो वहाँ पर गए हम लोग, तो धीरे धीरे वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट वहाँ के लोकल पॉपुलेशन में भी बना कि अब पुलिस यहाँ आएगी, और फिर हमने उसको रेगुलराइज किया अपने गश्त को। फिर आगे एक वहाँ और भी किस्सा इसमें है जिसमें हम लोग गए, वो चाय पीने लोगों के साथ गए। वो चाय वाले के जब खड़े थे तो चाय वाले ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर हालात कैसे हैं। लोगों के रिएक्शन से बहुत पता चलता है, ख़ासतौर से जब विमेन और चिल्ड्रन होते हैं। अगर वो लोग एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस, तो एक अंदाज़ा लग सकता है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। ये एक बहुत मुझे अपने ऑब्जर्वेशन में ये बड़ा फ़ायदा होता था ये देखकर कि वो लोग जैसे हमारी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या इज समबडी प्रिपेयरिंग टू फाइट विद अस, और आर दे रिलैक्स्ड, आर दे फीलिंग दैट दिस इज रूटीन, आर दे फीलिंग दैट दिस शुड बी डन एंड नोबडी विल रिएक्ट। तो वो एक आइडिया हो जाता था थोड़ा बहुत। खैर किताब पढ़िए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपने उसमें बोला भी था एंड में कि हीरो की तरह द पुलिस आर इन कंट्रोल नाउ हाँ, ऐसे करके आप बोल के भी पुलिस गए इज थे। इन कंट्रोल, Isn't- यस। yeah. तो वो तब तक ये कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ क्रिमिनल्स पे छोड़ रखा था। मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया भर में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े गैंग्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तुम आपस में लड़ते रहो, आपस में तुम लोगों से पैसा इकट्ठा करते रहो, तो अपना गैंग चलाओ, लेकिन भैया हमारे इलाके में मत आना। तो इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग गैंग्स के साथ कर लेते हैं। मुंबई में भी एक ज़माने में ऐसा था जी। कि गैंग्स से पुलिस आसानी से भिड़ती नहीं थी, और जो एनकाउंटर्स भी होते थे वो एक गैंग दूसरे का करता था तो पुलिस को टिप ऑफ करके पुलिस को भी साथ ले लेता था। तो इस तरह से भी लोग एक्ट करते हैं, जी। लेकिन ऐसा मुझे उचित नहीं लगता है कि आप क्रिमिनल्स के हाथ में किसी जगह का शासन दे दें, तो ठीक नहीं है ना। जी बिल्कुल। सर
प्रोसीजर क्या रहता है पुलिस प्रोसीजर क्या होता है जब आप ऐसे इलाकों में जाते हैं? तो आप ये सिचुएशनल होता है या एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करना होता है, या अलग अलग चीज़ें होती हैं? लार्जली सिचुएशनल, ओके। और डिपेंडिंग ऑन व्हाट टू एक्सपेक्ट देयर, व्हाट इज द काइंड ऑफ चैलेंज देयर इज। पहले थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स को बेच के अंदाज़ा लगाते हैं, ओके। कुछ अपने सोर्सेज से बात करके, जैसे इसमें भी आपने देखा होगा एक सोर्स से बात करके आइडिया लगाया कि उस गैंग के पास क्या हथियार हैं। तो अगर हमें मालूम है हथियार क्या है तो हमें सुपीरियर हथियार लेके जाना है। ये मालूम है हम उसके गैंग मेंबर्स कितने हैं और क्या इकट्ठे होंगे या अलग अलग जगह पर होंगे। अगर ये चीज़ें मालूम होती है तो उसके मुताबिक तैयारी करके जाएंगे। ऑलवेज रेडी जी। फॉर अ गुड गेम ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ फायरिंग और एक्सचेंजेस ऑफ व्हाटएवर। तो उसकी तैयारी से जाना पड़ता है। और पुलिस की लाइफ में डेंजर तो है ही ऑल द बिल्कुल। टाइम, 24 आवर्स अ डे, 24/7 आप यू आर फेसिंग क्रिमिनल्स, एंड क्रिमिनल्स आर नॉट फ्रेंड्स। समस्या तो वही होती है ना जब पुलिस और क्रिमिनल्स की फ्रेंडशिप हो जाती है। जी। तो जब वो फ्रेंड्स होते हैं तो गड़बड़ है, फ्रेंड्स नहीं होते हैं तो यू शुड ऑलवेज बी कॉशियस कि तो दुश्मन है। बाकी तो पुलिस का काम ही बिल्कुल। है। तो सर, आप जब यूपी में गए थे सेकंड टाइम जब एज अ डीआईजी, तो जो भी माहौल आपके आसपास था, काफ़ी दंगे हो रहे थे, और उन दंगों में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा ही होगा। तो आपने, जो लोग दंगे कर रहे थे, आप उनमें से कभी किसी को पकड़ के आपने कभी इंटेरोगेशन हुआ है कि ये क्यों कर रहे हैं? एक रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही इसका, बट आपको उनसे पता चला है कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है इसके पीछे? देखिए मैं आपको एक किसमें मैंने कोट किया हुआ है एक राइटर को, उनका नाम है अभिजीत नास्कर। जी। वो कहते हैं कि वायलेंस कैन नॉट बी रिलीजन एंड ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी वायलेंट। जब वायलेंस बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड रिलीजियस रीजंस होता है तो मुझे ये जानने के लिए बड़ी इच्छा होती है कि मैं पूछूं भाई कि हमारे रिलीजन में कौन से रिलीजन ने ये सिखाया है कि तुम जाके दूसरे रिलीजन वाले को मार दो। तो ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, क्योंकि सब में शांति, प्रेम, भाईचारा, ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए मैंने जानने की कोशिश की और अक्सर ये कंक्लूजन निकलता था कि उनको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग किसी न किसी तरह से किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे। या तो वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड होते थे, जिनको ऐसा लगने लगता था कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो कुछ गड़बड़ है उसको हम ठीक कर दें, और ठीक करने का तरीका ये है कि जाके बस लड़ लो। या तो उस तरह के लोग थे, या फिर जो पॉलिटिकली थोड़ा बहुत न सिर्फ एक्टिव थे बल्कि वो उसमें वो अपनी एक्टिविटी दुनिया को दिखाना भी चाहते थे कि देखो हमने ये कर दिया। तो ऐसे लोगों से बात करने में बहुत इंस्ट्रक्टिव होता था। One could start from that point and reach many other destinations of understanding. बिल्कुल। And that is important, because if you do not talk to the person who has actually caused trouble, you're lucky to first of all catch the real person. And if you have actually the right person in your custody, then it will be a great loss if you do not ask the right questions. So of course. बिल्कुल। सर, रिलीजन के बारे में मुझे एक चीज़ लगती है कि जिसने भी रिलीजन स्टार्ट किया होगा, जिस भी कम्युनिटी की, अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें, तो उनके जो भी लीडर रहे होंगे जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, उन्होंने रिलीजन इसलिए बनाया क्योंकि लोग भगवान से कनेक्ट कर सकें और एक विश्वास रख सकें कि कोई है जो उन्हें देख रहा है और उनके साथ है। लेकिन धीरे धीरे करते करते ये एक, लोग इससे रिलीजन को बहुत दिल से लेने भी लग गए और लोग इसको बहुत उल्टा यूज़ करने लग गए हैं लड़ाने के लिए अलग अलग रिलीजन के लोगों को। तो मुझे ये लगता है कि इसकी एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि आपका मैं एक चैप्टर पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा भी है कि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं
तो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उसमें से लेसन्स हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। That's a very good line indeed. Yeah. And I must acknowledge that is my co-author's line. Oh wow. कि हम लोग इतिहास के लेसन्स तो नहीं सीख पाते हैं, चैप्टर्स ही पढ़ते रह जाते हैं। ये बात सच है कि हमने इतना दुनिया भर में, दुनिया के हर कोने में सो कॉल्ड रिलीजियस वॉर्स देखी हैं, वॉर्स विच आर फॉट फॉर रिलीजियस रीजंस। फिर तो रिलीजन का जो रीजन है वही खत्म हो गया। द वेरी बेसिस ऑफ रिलीजन इज मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा। अगर वो ही नहीं है तो फिर किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, और किस लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपको उस सेना का एक सिपाही बनने के लिए किसने कहा? वो सेना खड़ी क्यों हुई जो जिसको कोई लड़ाई लड़नी ही नहीं है? कोई लड़ाई है ही नहीं, लेकिन लड़ाई पैदा करो। पहले तो लड़ाई पैदा करो, उसका एटमॉस्फेयर बनाए रखो। जब एटमॉस्फेयर बना हुआ है तो एक दो लोगों को भड़काओ, जब दो लोग भड़केंगे तो चार और खड़े हो जाएंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है पूरा, वो है। रिलीजन अपने आप में तो बड़ी बनाई चीज़ है। इट doesn't really encourage you to go and kill. मिसइंटरप्रिटेशंस भी हैं कुछ रिलीजन्स के, उसमें ऐसा कहा गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशंस की होती है रिलीजन में। इंटरप्रेट कौन कर रहा है? इंटरप्रेट जो कर रहे हैं उनकी काबिलियत, उनकी विद्वता, उनकी स्कॉलरशिप को आप क्यों वैल्यू करते हैं? हाउ आर दे बेटर इक्विप्ड टू टेल यू व्हाट द रिलीजन इज टेलिंग यू? My own feeling is that many of these gurus have failed us. Many of these Maulanas have failed us. Many of these preachers have failed us by telling us a very narrow vision of what humanity is all about. मेरा तो ये मानना है ह्यूमैनिटी में तो रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ, रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन, रिलेशनशिप ऑफ डूइंग इट टुगेदर एज कोऑपरेशन इज, वो सब करना है, इसकी इम्पोर्टेंस है। रिलीजन ये क्यों सिखाएगा कि यार जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा उसको गोली मार दो? तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है, हो सकता है मैं तो बहुत ही बच्चों जैसी बात कर रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में उतना ही मालूम है जितना मुझे एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में मालूम है। मैं नहीं जानता तो नहीं जानता, लेकिन आप सवाल पूछा तो मैंने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि रिलीजन का असली मीनिंग कभी ये नहीं हो सकता कि लड़ लो। आई डोंट। बिल्कुल सर। और जो आपने गुरुज और मौलानास की बात करी, दे आर टीचिंग अस एवरीथिंग बट बीइंग काइंड एंड जेंटल। और अरे नहीं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उनके भाषण से तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल शांति का अवतार है। बिल्कुल, एक ऊपर से दूत उतरे चले आ रहे हैं जो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली क्या उसमें संदेश जाता है, वो कई बार बड़ा खतरनाक होता है। तो लोग ये कहते हैं ना कि सही गुरु ढूंढना सबसे मुश्किल बात होती है। और सही गुरु वही ढूंढ पाता है जो गुरु को सही वजह से ढूंढ रहा है, सही कारण से ढूंढ रहा है। बचपन से, पहले दिन से आप जब पैदा होते हैं, घर में आपको कुछ बताया जाता है, उस जानकारी के साथ आप अपना जीवन बिताना शुरू करते हैं। फिर किसी स्तर पे आके, किसी लेवल पर आकर कोई टीचर आपको मिलता है जो बताने की कोशिश करता है कि नहीं बेटा ये नहीं, ये भी है, ये भी है या यही है। अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बारे में आपको अवगत करा पाता है, क्योंकि एक फैमिली के अंदर तो नॉर्मली एक ही व्यू पॉइंट के सब लोग चलते रहते हैं। माँ बाप ने जो कह दिया, या कोई इन्फ्लुएंशियल चाचा जी हैं, कोई इन्फ्लुएंशियल ताऊ जी हैं या ताई जी हैं, उन्होंने कह दिया, वो फाइनल हो जाता है। तो या किसी परिवार में आपने देखा होगा कि उनके एक स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं, जो परिवार से के पास आते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, उनके चरणों में बैठ जाता है और वो सबको फिर ज्ञान देते हैं। कहाँ तक वो ज्ञान वास्तव में उपयोगी है, लाभप्रद है, वो किसी को पता नहीं होता है।
लेकिन जब सब कह रहे हैं कि ये स्वामी जी जो कह रहे हैं इनको मानो, इनके चरण स्पर्श करो, इनकी पूजा करो, ये करो वो करो, कितने लोग हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो जो इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं बच्चों पे, वो उनको मिटाने वाला तो कोई बहुत ग्रेट लीडर हो सकता है, कोई बहुत ग्रेट टीचर हो सकता है। वी वर लकी टू गेट टीचर्स लाइक टैगोर इन दिस कंट्री। और रविन्द्रनाथ टैगोर की आप थॉट देखिए, उनके जो टीचिंग्स हैं वो समझिए, पोइट्री समझिए, उनकी राइटिंग समझिए। He was a man of the world. He was a true human, as humans should be. Those were the qualities in him. Unfortunately, उनसे भी भटकाने की कोशिश की गई कि नहीं ये सब नहीं ठीक है। बात सही है कि ये खतरनाक बात होती है कि हम गलत रास्ते पे डाल दिया जाए और हम उसी पे चलते रहें। बिल्कुल, यहाँ तक कि हमें ये भी बोला जाता है कि अगर ये रिलीजन हमें फैमिली से मिला है तो यही तुम्हें फॉलो करना है, और अगर कोई रिलीजन फॉलो करना चाहता है, कोई और प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको एक टेररिस्ट की तरह देखा जाता है कि ये देशद्रोही है, धोखेबाज है। बल्कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक यही है कि वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम कोई भी रिलीजन की कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, बट हमको एक वो देखा जाता है कि ये धोखेबाज है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ख्वाब है, और वो जो ख्वाब है वो बहुत ही खूबसूरत ख्वाब है। ख्वाब पूरा करने के लिए आपको, हमें और सबको मिल के काम करना है, और ये यकीन करना है, ये मानना है कि यही एक ख्वाब है जो हमारे लिए सही है। अगर हम उसको मान लेंगे तो हमारे जो समाज के बीच में, हमारी जो पॉलिटिक्स में समस्याएं चल रही हैं, वो ओवरनाइट भी ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the fathers of our constitutional output had a certain vision for the country, had a certain vision for the growth of the people of this country. अगर वो विजन समझ में आ जाए और उसके मुताबिक हम लोग अपना सोचना शुरू कर दें, अपने काम वैसे ही करने लगें। कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फला चीज़ों का एक ज्ञाता होता है, और उसके बेसिस पे वो साइंटिफिक डिस्कवरीज करता है। जो रॉकेट साइंटिस्ट है वो रॉकेट ऊपर भेजने का काम करते हैं। आजकल भी चंद्रयान गया हुआ है, कितना एक्साइटिंग है। मुझे नहीं पता कि जो चंद्रयान जिन्होंने बनाया है उसमें किस किस रिलीजन को मानने वाले लोग उसमें काम कर रहे थे। बट डू यू थिंक कि उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है? सब ने मिल के जब वो डिज़ाइन किया होगा, और जब ये चंद्रयान ऊपर गया होगा, तब किसी ने अल्लाह का नाम लिया होगा, किसी ने वाहेगुरु का, और किसी ने भगवान का, कि ये सफलतापूर्वक वहाँ पहुँच जाए जहाँ हमने भेजा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंस्ट्रक्टिव वर्क में, किसी भी अच्छे काम में, किसी भी प्रोग्रेस के काम में, किसी भी साइंटिफिक काम में कभी रिलीजन बीच में आएगा या आता है। बिल्कुल। क्या फिजिक्स हिंदू है, क्या केमिस्ट्री मुसलमान है, क्या बायोलॉजी क्रिश्चियन है, क्या ऐसा कुछ है? या उसकी अलग अलग थ्योरीज अलग अलग रिलीजन की हैं? सब कुछ एक ही है भाई। तो मुझे तो ये लगता है कि जो कुछ भी साइंटिफिक है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू ऑब्जर्वेशन। Whatever is true observation leads to a deduction which is good for all of us. Whatever is based on some wrong ideas is bound to lead you to wrong decisions. तो मुझे तो ये लगता है कि आपको, हमें सभी को अपने इस मेधा का इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपर वाले ने सबसे बड़ी चीज़ हमें यही दी है, जो हमारे सबसे ऊपर रहती है। अगर ये सही काम कर रहा है तो बाकी पूरा शरीर काम करेगा। उसी तरह से जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही काम कर रहा है तो पूरा देश सही काम करेगा। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि रिलीजन को हम बस एक वे ऑफ लाइफ की तरह देखें, कि ये एक जीने का तरीका, फिलॉसफी, जो भी कह लीजिए। मुझे तो ये कहना है कि रिलीजन शुड ऑल्सो बी ओपन टू रीजनिंग। आपको रीजन और लॉजिक में जो बात सही लगती है वो करिए ना। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी राइट थिंकिंग इंडिविजुअल
उन सब प्रैक्टिसेस को अप्रूव करेगा जिसकी वजह से नुकसान होता हुआ नजर आता है। वो प्रैक्टिसेस तो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, चाहे जिस रिलीजन की हो। बिल्कुल। सर, हम हिंदू मुस्लिम के दंगों के बारे में बात कर रहे थे, और आपकी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो जो काला बच्चा के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो उसके मर्डर केस को भी एक हिंदू मुस्लिम का एक एंगल दे दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप व्यूवर्स को बताएं कि काला बच्चा कौन था और उसका केस किस तरह का था। काला बच्चा जो था वो कानपुर में एक पॉलिटिशियन था। काला बच्चा उसका उपनाम था, उसका असली नाम मुन्ना सोनकर था। वो अलग अलग पार्टीज में रहा और एक स्टेज पर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो उसको एज अ रिलीजियस लीडर ऑफ हिज कम्युनिटी प्रेजेंट किया गया। ही केम फ्रॉम द खटिक कम्युनिटी, और खटिक कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल कास्ट में आती है। तो उसकी वजह से ये वाली इमेज भी बन रही थी पार्टी की कि साहब एक शेड्यूल कास्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है बीजेपी में। तो वो इमेज डेवलप हो रही थी। उसको फिर इलेक्शन के लिए टिकट भी दिया गया, पार्षद के लिए दिया गया, बाद में एमएलए के लिए दिया गया। तो he was therefore an emerging leader of the Khatik community, an emerging leader of the Bharatiya Janata Party later on. पहले दूसरी पार्टीज में रहा था वो। और जब 1992 दिसंबर 6 को जब बाबरी मस्जिद गिर गई थी, उसके बाद जो कानपुर में दंगे भड़के थे, उसमें कहा जाता है कि इसका काला बच्चा का काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रहा था। और ही वॉज बीइंग सीन एज अ डिफेंडर ऑफ द हिंदूज उन राइट्स में। तो इसलिए भी बीजेपी को वो सूट करता था, चूँकि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो जो मकसद था उस वक्त पूरा हो रहा था। जैसा मैंने कहा कि मकसद पूरा होना चाहिए, तो he was therefore being projected as a BJP leader, was a BJP leader, had joined the BJP party। और जब इसकी हत्या हुई तो सीधे सीधे जोड़ दिया गया इस बात से, चूँकि 97 के दंगों में इसने हिंदुओं की सुरक्षा की थी, इसलिए आज मुसलमानों ने इसको मार दिया। जांच से हम लोगों को दूसरे सुराग मिल रहे थे, हम दूसरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे थे। बीच में वो जांच सीआईडी को चली गई, फिर उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने किया। तो अल्टीमेटली हमें ये लगता है कि जो काला बच्चा की इम्पोर्टेंस इस किताब के लिए है, वो सिर्फ इस बात को अंडरलाइन करने के लिए है कि एक इंसान की डेथ उसकी इमेज से जोड़ के देखी जाएगी। अगर उसकी इमेज एज अ डिफेंडर ऑफ द हिंदूज थी, और अगर उसको मारा है किसी ने और ये दिखा दिया जाए कि मुसलमान ने मारा है, तो इट सूट्स द नैरेटिव्स ऑफ सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट्स। वही इसमें था। तो ये इसलिए काला बच्चा इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जी। और इसी केस के दौरान आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिलने का मौका मिला था। वाजपेयी जी वो कैसा था सर? देखिए, वो तो एक बड़ी एक्साइटिंग बात थी, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि इतने बड़े नेता से कोई मिले। और वाजपेयी जी जैसे नेता से मिले, आपस में आमने सामने बात करें, और वो आपसे बाय नेम बात करें, तो कितनी बड़ी बात होती है कि he was to be the prime minister of the country later on. He was a tall leader even then. जब वो आए थे कानपुर, तो जाहिर है बहुत बहुत बड़ी बात थी। और हम तो बिल्कुल नए नए यंग थे बिल्कुल। तो उन दिनों में जब किसी भी बड़े लीडर से मिलते थे, तो वो तो एज पार्ट ऑफ ड्यूटी मिल रहे थे। तो फीलिंग्स वो होती थी कि वी आर डूइंग अ ड्यूटी। तब भी एक्साइटमेंट तो होता ही था ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी मिल रहे हैं, नो लेस, तो वो तो था। उनकी एक अच्छी बात मुझे जो लगी, बड़प्पन था उनमें, कि जब उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप वहाँ मत जाइए जहाँ काला बच्चा का परिवार है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो दंगे भड़क जाएंगे। तो वैसे तो वो नाराज़ हो रहे थे, लेकिन मुझे मालूम है कि वो अंदर ही अंदर
इस बात को समझ रहे थे कि उनके जाने से नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो जबकि उनके जो लोकल लीडर्स थे, जो वहाँ के बीजेपी के नेता थे, वो ये चाहते थे ये जाएं, लेकिन उन्होंने हमारी बात मान ली। तो ये बड़ी बात थी, बड़े दिल की बात थी, बड़े लीडर थे, बड़ा काम करते थे। तो यहाँ पे किसको क्वेश्चन पूछना है? मानस, इवन यू कैन आस्क, द को ऑथर इज ऑल्सो हियर। तो इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन ऑल्सो आस्क हिम। A question? Yeah, anything. The only question I have is that हिंदी हाँ, बहुत बड़ी बात थी इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस कि अटल जी नहीं गए वहाँ एंड उस वजह से दंगे नहीं भड़के। तो जो इमेज बाद में किसी लीडर की बनती है, आपको क्या लगता है कि अगर अटल जी द प्रोग्रेस ऑफ द बीजेपी ओवर द ईयर्स देखते, क्या ये उनके तस्वुर की पार्टी है या नहीं है? आप मुझसे प्लीज पॉलिटिकल सवाल मत कीजिए, क्योंकि मैं तो पुलिस ऑफिसर रहा हूँ। मैंने हर पार्टी को देखा है, उनके हर रूप में देखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर कोई एक चीज़ कॉमन होती है तो सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने की चीज़ कॉमन होती है कि किस तरह से उनका उल्लू सीधा होता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नो, लीडर्स अलग अलग होते हैं। जैसे अटल जी की बात हो रही थी, मैंने और जो लीडर्स देखे, पॉलिटिकल लीडर्स, हर पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स मैंने देखे, उनमें कुछ ना कुछ बड़प्पन होते थे, कुछ ऐसी बात थी। देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव इकलौते यादव नहीं थे कि साहब ये यादवों के लीडर थे। वो करीब करीब प्रधानमंत्री बनने तक पहुंच गए थे, उनका नाम भी चर्चा में आ गया था। या कुमाऊं के एकमात्र पॉलिटिशियन नारायण दत्त तिवारी जी नहीं थे, उनका नाम भी प्रधानमंत्री बनने में आ गया था। और भी पार्टीज के लोगों से, मैं बहुत से हर पार्टी के लोगों से मिला हूँ, तो मैंने उनमें देखा कि ऐसा कोई ना कोई गुण उनमें ज़रूर होता था जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो जाते थे। तो भाई ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी के अलावा पॉलिटिकल लीडर की क्या उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी क्या शख्सियत है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जैसा आप इतनी ऐसे कंट्रोवर्शियल प्लेस पर थे, जब आप कानपुर पे थे, इतना हेक्टिक, तो क्या होता है जब भी आप कम्युनल राइट्स वाले सिचुएशन में होता है, आप इतनी बड़ी पोजीशन में हो, आपको कुछ डिसीजंस ऐसे होते होंगे जो आपको ऑन स्पॉट या ऑन योर फीट लेने पड़ते होंगे एकदम से, काफ़ी चीज़ें। नाउ व्हेन यू लुक बैक एट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स, व्हेन यू थिंक एंड गो थ्रू दैट प्रोसेस कि उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, आपको कुछ लगता है कि ओके हम कुछ ऐसा कर सकते थे या कुछ ऐसा हो जाता उस टाइम पे? एनीथिंग दैट यू थिंक ऑफ योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? डेफिनेटली आई मस्ट से कि कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, और पुलिस के डिसीजंस तो ऐसे अक्सर होते हैं, गोली चलानी है या नहीं चलानी है, एनकाउंटर करना है या नहीं करना है। ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, तो लाइटली तो लिया नहीं जा सकता। उस वक्त जो सबसे अच्छा लगता है वो कर दिया जाता है कि अगर एक या दो आदमियों पर गोली चलाने की वजह से अगर 100 आदमियों की जान बच रही है तो बचा ली जाए जान, तो गोली चलाई जाती है। अफसोस तो बाद में हमेशा होता है, वो ज़िंदगी ले ली किसी की। और एक प्रकृति का भी नियम है और हमारा लॉ भी ये कहता है कि हर एक किसी को अपनी बात कहने का मौका पूरा मिलना चाहिए। अगर वो बात को समझा सके और इफ़ द एक्सप्लेनेशन एब्जॉल्व्स हिम ऑफ हिज सो कॉल्ड गिल्ट, देन ही शुड बी सेट फ्री। ये तो ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि अगर उसने गलती नहीं की तो उसको सजा ना दी जाए। तो ये लगता है कि जब हमने गोली चलाई और कोई मर गया, तो किसी की जान चली गई, तो अच्छा तो नहीं लगता है। ऐसे मौके आए हैं जब या तो गोली चलवानी पड़ी है, या लेकिन ये भी ऐसे भी मौके आए जब गोली हमारे ऊपर भी चलाई गई। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एज अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग
You go back to the decisions that you take, and at times you feel that it could have been different, it could have been done differently. सर मेरा क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट से थोड़ा अलग है. बिफोर यू बिकेम अ सक्सेसफुल DGP, you were also a UPSC aspirant, and I'd like you to talk about that journey more to inspire the youth that is going to appear for the UPSC exams. Uh, this journey is often romanticized a lot. With it comes power, money, name, and fame. बट ये जर्नी एक्चुअल में होती कैसी है और किस तरह के स्टूडेंट्स को इसमें आना चाहिए और क्या मोटिवेशन है उसके पीछे, एंड हाउ कैन वन स्टे ऑनेस्ट लाइक यू डिड, इज़ व्हाट आईड लाइक यू टू टॉक अबाउट. अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करने में इंटरेस्टेड है तो अब भी ये यूपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की नौकरियां मिलती हैं वो बहुत अच्छी मानी जा सकती हैं. मैं उनको अच्छी इसलिए कहता हूँ कि आप बड़े जिम्मेदारी के पद पे रहते हैं, जहाँ रहते हुए आप बहुत लोगों का बहुत भला कर सकते हैं. और ये ऐसी सर्विसेज है जिसमें इंसान प्रमोट होने के बाद शासक के बिल्कुल नज़दीक होता है. प्रमोट होते होते वो सेक्रेटरी लेवल पे जाता है, सेक्रेटरी से ऊपर भी चले जाते हैं कुछ लोग, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी होता है. तो ये लोग जो होते हैं या पुलिस के सेटअप में DGPs होते हैं, दे आर डायरेक्टली इन टच with the chief executive of the government, that is the chief minister in the states, the prime minister in the center. अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं तो possibly you can influence decisions also. You are expected to. जिसको स्टील फ्रेम कहते हैं ना, जो हम लोगों का जो ढांचा बना हुआ है ब्यूरोक्रेट्स का, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो लोग एडवाइस करेंगे और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दे विल राइज अबव सर्टेन बेसिक लेवल्स टू बी एबल टू गिव द राइट एडवाइस. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़ी खुशी की बात है कि हमको वो मौका मिल सकता है कि जाकर हम इन्फ्लुएंस कर सकें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. अब आती है बात, जो आपने कुछ बातें कही थी उनके बीच में ये भी कहा था, एक पब्लिक में एक आपकी पोजीशन बनती है. आपने पैसे की भी बात की थी. देखिए, पैसा तो ज़्यादा नहीं मिलता है, तनख्वाह तो वही है जो कि पे कमीशन डिसाइड करता है. ये ज़रूर है कि हमारा, क्योंकि फ्यूडल सोसाइटी का अभी तक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, तो कोई राजा है कोई प्रजा है, जबकि सच्चाई अगर देखी जाए, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके हिसाब से सबसे बड़ा राजा तो हमारी प्रजा ही है, जो वोट डालती है, जो इलेक्ट करती है. और जब ये फीलिंग हम में आ जाएगी एज पब्लिक सर्वेंट्स कि वी आर नॉट पब्लिक रूलर्स, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड वी आर टू डिलीवर सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, as per the requirements of the consumer, and the consumer is the common citizen. अगर हम सिटीजन की मदद नहीं कर रहे हैं, उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवक हैं, सर्वेंट हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो वी आर फेलिंग. तो ये एक ट्रेनिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी ऑफिसर की, कि आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो भी इन्हीं की वजह से मिल रही है, क्योंकि वो लोग टैक्सेस दे रहे हैं, और वो टैक्स देना बंद कर दे तो आपकी तनख्वाह भी बंद हो जाएगी. ये इम्पोर्टेंस सिर्फ टैक्स देने की वजह से नहीं है, लेकिन जो सिटीज़न होता है वो अल्टीमेट रूलर होता है, ये मान के चलना पड़ता है, और उसी के मुताबिक जो काम करते हैं वही सफल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. तो जो काम है बड़ा चैलेंज का है. बाहरी जो ग्लैमर दिखता है वो ग्लैमर ज़रूर है, लोग देखते हैं साहब गाड़ी आती है, एक आदमी उतर के दरवाज़ा खोलता है, वो उतरते हैं और लोग सलाम करते हैं, वो सब करते हैं. सब ऊपरी बात है. असली बात ये कि आपके दिल के अंदर वो खुशी कहाँ है, वो मिली कि नहीं है आपको, कि आपने वो सेवा की जिसके लिए आपको भर्ती किया गया है. और अगर वो कर पाते हैं आप तो कर सकेंगे. तो द चैलेंज दैट एनी एस्पिरेंट फॉर दीज सर्विसेज हैज़ इज़ टू प्रिपेयर herself
for this kind of service to be rendered ahead, not service to be taken. लोगों पे रूल करने नहीं जा रहे हैं आप, लोगों की सेवा करने जा रहे हैं। ओके सर, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं आपसे ज़्यादा, मतलब आपसे ज़्यादा कह सकता हूँ शायद, आपके करियर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। Oh, जो thank भी आपकी स्टोरीज़ में पढ़ता हूँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हीरो फिगर, जैसे लास्ट टाइम आप कह रहे थे मैं जनरस हो रहा हूँ, लेकिन सच में मैं आपको एक एज अ हीरो फिगर देखता हूँ। और आप स्पेशली अगर मैं बाबरी मस्जिद के दंगों की बात करूँ, तो आपने इसमें जो भी डिसीजंस लिए हैं वो अनबायस्ड होके लिए हैं। आपने सही को सही और गलत को गलत कहा है। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि आप जैसे ऑफिसर्स हमारे देश में आए। और सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपनी लाइफ को देखते हैं, उन जो भी केसेस को देखते हैं, तो कोई रिग्रेट्स हैं सर आपके, या आप सोचते हैं कुछ सवाल जो रह गए हों? रिग्रेट्स रियली नॉट रियली, लेकिन रिग्रेट अगर मैं कहूँगा तो वो बेसिकली ये है कि जो ख्वाब देखा था जी। वो पूरा नहीं हो पाया। वो क्या था अब सर? जैसे मैं यूपी छोड़कर जब उत्तराखंड में आया था तो अपनी इच्छा से आया था। मेरा आना कोई कंपल्शन नहीं था, मैं ऑप्शनली आया था यहाँ पर। बल्कि मुझे बहुत लोगों ने राय दी थी मत जाओ। सच्ची बात तो ये है कि हमारे डीजीपी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे होम सेक्रेटरी जो यूपी में थे, वो ये समझा रहे थे कहाँ जा रहे हो लोग, क्यों जा रहे हो। तो वो सारी बातें थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैंने उम्मीद की थी कि मैं यहाँ पर जो पुलिस में कर पाऊँगा, एक इस तरह की पुलिस एस्टेब्लिश कर पाऊँगा which will become some kind of an example to be followed, some kind of an example to be emulated by other states, वो काम पूरा नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। मैं चाहता था कि हम एक ऐसी पुलिस पैदा करें जो इस तरह से काम करे कि वो पब्लिक को अपना मास्टर समझे, पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करे, और पब्लिक को हम में इतना भरोसा हो जाए कि अगर एक भी पुलिस वाला खड़ा है तो ये पूरा कैंपस हिफाजत में है, कुछ नहीं हो सकता। पुलिस वाला सड़क पर खड़ा है तो वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। पुलिस वाला अगर गश्त कर रहा है तो हमारे मोहल्ले में चोरी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ सब जो वीकर सेक्शंस कहलाते हैं, नाम अच्छा नहीं है लेकिन लोग कहते हैं वीकर सेक्शंस, जो वीकर सेक्शंस हैं वो अगर महसूस करने लगे कि जब तक पुलिस वाले हैं हमें क्या डर है, ये चीज़ नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। और बायस जो पुलिस में है या जो इन्फ्लुएंस होने की कमज़ोरी है वो बनी रही, वो ठीक नहीं हो पाया। अभी सर हम लोग देहरादून में, जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है, उत्तराखंड की पुलिस को आप देखते हैं तो अभी आपको कैसा फील होता है? बाय एंड लार्ज आई एम हैप्पी। बाय एंड लार्ज बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं करने को, जी। लेकिन मैं ये बताऊँ, एक तो यहाँ का पुलिस वाला आमतौर पे दूसरे पुलिस फोर्सेस से बेटर बिहेव्ड है। ट्रेनिंग के सिलसिले में भी कुछ हद तक ख़ास तौर से जिनको स्पेशल ड्यूटीज़ में हम लोग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर कुंभ का मेला होता है या कोई भी बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होता है, हर साल कांवड़ का मेला लगता है, फिर गंगा दशहरा और ये वो सब, बहुत लाखों करोड़ों लोग आ जाते हैं। और फिर ये यात्राएं जाती हैं जो हमारे चार धाम यात्राएं हैं। इन सब को करने के लिए न सिर्फ एक काबिलियत चाहिए बल्कि एक सेंस ऑफ डिवोशन चाहिए कि ये हमें करना है, पब्लिक की हमें मदद करनी है, पब्लिक को रेगुलेट करना है। सारी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं ये वाली, अगर आप अच्छी तरह से कर रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। एंड बाय एंड लार्ज माय फीलिंग इज़ दैट उत्तराखंड पुलिस is amongst the best in the country in this respect. So thank you so much sir for coming on the Thank Small you Town for Show calling me. again. Thank And ये Murder in the Violence, ये सर मैंने आपको पहले बताया नहीं, मैं अभी बता दूं, मैंने एक दिन में ये पूरी बुक पढ़ी है। अरे वाह। और इतनी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी कि मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये एक दिन में मैंने पूरी की पूरी ख़त्म कर दी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो यू एंड मानस, यू गाइज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड आई होप कि अभी और बुक्स भी आती रहें। थर्ड बुक के लिए हम मानस को बुलाने वाले हैं, हाँ। और फोर्थ बुक, फिफ्थ बुक आती नहीं, रहे आपको सर। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, किताबें पब्लिशर्स के पास हैं। वाह।
और होपफुली इस साल में कम से कम 2 और किताबें आप पढ़ पाएंगे वाह अपार्ट फ्रॉम दीज 3। ग्रेट सर। तो है, चल रहा है, ठीक है। ओके सर, कैसा लगा सर आपको फिर से आके? बहुत अच्छा लगा। एक तो अक्षय आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, और आज जो सवाल लोगों ने पूछे मुझसे, उससे और भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। और जो सुरभि का क्वेश्चन था वो डायरेक्टली आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन उसके थ्रू मैं एक मैसेज दे पाया। जैसा कि आपने कहा था मैसेज दे दूं, मैसेज देने काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये ज़रूर कहा कि किसी गलत ख्याल से इन सर्विसेज में आना नहीं चाहिए, सेवा के भाव से आना चाहिए। हो सकता है टू आइडियलिस्टिक हो ये बात, ऐसा लगे कि ये कुछ बनावटी बात है, लेकिन दिस इज द ओनली वे यू कैन सक्सीड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।